हेलो एवरीवन, लेके आए आपके लिए क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट चैप्टर में आपको सीखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट किस तरीके से प्रिपेयर करना है। बस ये ध्यान रखना है कि आज जो हमारा चैप्टर है इन वन शॉट है, लेकिन फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट है। विदाउट एडजस्टमेंट इसका मतलब है आपको कोई भी एडजस्टमेंट अदर इंफॉर्मेशन में नहीं होंगे एंड यू हैव टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं कि फाइनल अकाउंट एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, अब फाइनल अकाउंट जो है ये आप जो अकाउंटिंग साइकिल आप जो प्रिपेयर करते हैं, अकाउंटिंग साइकिल का मतलब क्या होता है बच्चों। देखिए सबसे पहले यू हैव टू प्रिपेयर जर्नल, उसके बाद हम प्रिपेयर करते हैं लेजर या पोस्टिंग, उसके बाद आता है ट्रायल बैलेंस और उसके बाद आता है फाइनल अकाउंट। फिर वापिस से ये सर्कल चलते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना है जर्नल, फिर लेजर की हेल्प से ट्रायल बैलेंस और फिर विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस आपको प्रिपेयर करना होता है फाइनल अकाउंट। अब फाइनल अकाउंट जो होता है बेटा, इसमें दो पार्ट होते हैं, ठीक है। पहला जो पार्ट होता है वो है हमारा इनकम स्टेटमेंट और दूसरा जो पार्ट होता है बच्चों वो होता है हमारा बैलेंस शीट। तो इनकम स्टेटमेंट जो है हमारे पास, इसमें हमारे पास दो पार्ट होते हैं इनकम स्टेटमेंट में। इसमें पहला आएगा बच्चों ट्रेडिंग और दूसरा आएगा बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो अकाउंटिंग साइकिल में जो लास्ट हमारा स्टेज होता है फाइनल अकाउंट, वो हम आज सीख रहे हैं। अब फाइनल अकाउंट में आपको दो चीजें सीखनी है, एक तो होता है बच्चों इनकम स्टेटमेंट और एक होता है बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट जब आप प्रिपेयर करते हैं तो आपको दो अकाउंट मेंटेन करने होते हैं, एक होता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट और एक होता है आपका P&L अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से आपको बिजनेस में होने वाला ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस के बारे में पता चलता है और P&L से आपको बिजनेस में होने वाला नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस के बारे में पता चलता है, ठीक है। ये नेट प्रॉफिट, नेट लॉस और ये ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के लिए। और बैलेंस शीट कोई भी अकाउंट नहीं होता है। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है जिसमें लाइबिलिटीज और एसेट्स का कॉलम बनाया जाता है। बैलेंस शीट में आपको लाइबिलिटी और एसेट दिखानी होती है और लास्ट में इन दोनों का बैलेंस हमेशा इक्वल आना चाहता है। ये वेरिफिकेशन होता है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट की, कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, इसका फॉर्मेट किस तरीके से बनाते हैं, इसमें कौन कौन से आइटम आते हैं और इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होता है वो कैरी किस तरीके से करते हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहला काम ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन से आइटम आएंगे बच्चों, पहले वो सीख लिया है। सबसे ऊपर इसमें आता है टू ओपनिंग स्टॉक, सेकंड टू परचेज, इसमें से आपको लेस करना पड़ता है परचेज रिटर्न, ठीक है। इसके बाद आपके जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, वो एक्सपेंसेस जो हम माल को खरीदने के लिए करते हैं, बेचने के लिए नहीं, माल को खरीदने के लिए जो हम खर्चे करते हैं हम उनको डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्रेडिट में आ जाता है हमारा बाय सेल्स लेस, इसमें क्या लेस करना चाहिए आपको, सेल्स रिटर्न। और एक आइटम और आता है हमारा बस बाय क्लोजिंग स्टॉक, ओके। तो इसका मतलब क्रेडिट में हमारे पास कितने आइटम आए सर, दो ही आइटम है। डेबिट में हमारे पास ओपनिंग स्टॉक, परचेज लेस परचेज रिटर्न और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये सब करने के बाद आपके पास जो भी टोटल आता है, अगर आपका टोटल क्रेडिट में ज्यादा आता है, अगर क्रेडिट में टोटल ज्यादा आता है तो डिफरेंस आपका बचेगा डेबिट में। डेबिट में जो डिफरेंस बचेगा आपको उसको लिखना है टू P&L ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अगर आपका डेबिट का टोटल ज्यादा आता है तो डिफरेंस आपका क्रेडिट में बचेगा, तो आपको यहां पे लिखना है बाय P&L ग्रॉस लॉस। ये ध्यान रखना है बच्चों, दोनों में से एक ही चीज आएगी,
या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या फिर ग्रॉस लॉस आएगा। अब बात होती है कि सर आप यहाँ पे P&L क्यों लिख रहे हैं? देखो, ट्रेडिंग अकाउंट आप जो बना रहे हैं, इसका जो भी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होगा वो कैरी होगा इसके नेक्स्ट अकाउंट में। इसका नेक्स्ट अकाउंट कौन सा होता है सर? P&L होता है। इसका मतलब ट्रेडिंग में होने वाला ग्रॉस प्रॉफिट हम P&L में कैरी करेंगे, या ट्रेडिंग में होने वाला ग्रॉस लॉस वो भी हम P&L में कैरी करेंगे। अब ये डेबिट में आएगा तो P&L में क्रेडिट में चला जाएगा, और ये क्रेडिट में है तो P&L के डेबिट में चला जाएगा। ठीक है, उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आइटम आते हैं। देखिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपका आ जाएगा कैरियज, कार्टेज, रॉयल्टी, ऑक्ट्रोइंग, कैरियज इनवर्ड्स, वेजेस, फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस। ठीक है, और जितने भी और भी जैसे कैरियज ऑन या एक्सपेंसेस ऑन परचेज, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सब गिने चुने कुछ एक्सपेंसेस हैं जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। इनको आपको अगर ये ट्रायल बैलेंस में आपको मिलते हैं तो आपको इनको ट्रेडिंग अकाउंट में पुट करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये मैंने किसके बारे में बताया आपको? डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में। तो फॉर्मेट बहुत इजी है, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आएगा, फिर परचेज लेस परचेज रिटर्न अगर है तो, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर इनमें से कोई आइटम आता है और भी कुछ है तो क्रेडिट में बाय सेल्स और उसमें सेल्स रिटर्न लेस करना है, और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक। इसके बाद आपको टोटल करना है। यू हैव टू फाइंड आउट द बैलेंस एंड विल बी कैरी टू द नेक्स्ट अकाउंट, दैट इज P&L। अब ट्रेडिंग का जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो किसमें कैरी होगा? P&L में। और ट्रेडिंग का जो ग्रॉस लॉस होगा वो भी किसमें कैरी होगा? P&L में। तो इसका मतलब है चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो आगे कैरी किसमें होगा? P&L में। अब इसके बाद बात आती है नेक्स्ट अकाउंट की। अब देखिए बच्चों, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी ईयर है आपका वो दिखा देंगे आप। अब बच्चों, सबसे पहले आपको ये चीज देखनी है, सबसे पहले आपको कोई भी एक्सपेंसेस या कोई भी इनकम नहीं लिखना है। सबसे पहला जो काम होगा वो ये होगा। देखिए यहां पर क्या बच रहा था आपके पास? ग्रॉस प्रॉफिट। ये आपका डेबिट में है तो ये क्रेडिट में कैरी होगा बाय। अब देखो, ट्रेडिंग में आपने P&L लिखा है तो P&L में आप क्या लिखेंगे? बाय ट्रेडिंग। और अगर लॉस है तो लॉस इधर डेबिट में कैरी हो जाएगा, तो आपको लिखना है टू ट्रेडिंग ग्रॉस लॉस। ओके बच्चों, ये ध्यान रखना है अपन को। तो यहां पर अगर ग्रॉस प्रॉफिट आता है तो क्रेडिट में कैरी हो जाएगा, और ग्रॉस लॉस आता है तो डेबिट में कैरी हो जाएगा। दोनों नहीं आएंगे, दोनों में से एक ही आइटम आएगा। अब बात आती है कि सर P&L में हम और कौन कौन से आइटम दिखाते हैं। देखिए बच्चों, अब P&L में और हमारे जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जो भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो आएंगे। अब जैसे उसमें ट्रेडिंग में क्या आए थे बच्चों? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऐसे इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे, जैसे सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन, लीगल चार्जेस, और भी बहुत सारे होते हैं। क्रेडिट में आपको जो भी इनकम है, जैसे रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, ठीक है, डिविडेंड रिसीव। तो क्रेडिट में आपको जो इनकम है आपकी वो दिखानी है। कौन सी इनकम? इनडायरेक्ट इनकम। ये किसकी बात हो रही है बच्चों? इनडायरेक्ट इनकम। और भी होते हैं जैसे, और एक हो गया बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। ठीक है, तो इसका मतलब सर हमने क्रेडिट में कौन सा आइटम लिखने हैं? जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम है, सॉरी। और डेबिट में हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखने हैं। और भी बहुत सारे होते हैं बच्चों, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, बैड डेब्ट, डेप्रिसिएशन, लीगल चार्जेस, ऑडिट फीस, ट्रेड एक्सपेंसेस, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। इसका मतलब ये हुआ सर ट्रेडिंग में जो एक्सपेंसेस थे वो हमारे डायरेक्ट थे,
तो आप उनको याद कर लीजिए, उनके अलावा जो भी बचेंगे वो आपके सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएंगे। अब इसको बनाने का तरीका क्या है, जैसे आपने यहां तक तो बना लिया, ठीक है। अब इसका भी बैलेंस होगा, जैसे ट्रेडिंग का हमने बैलेंस निकाला है तो इसका भी बैलेंस आएगा। अब इसका जो बैलेंस आएगा बच्चों वो भी सेम, सर या तो क्रेडिट में आएगा या फिर डेबिट में आएगा। मतलब आपके क्रेडिट का टोटल अगर ज्यादा है, प्रॉफिट और इनडायरेक्ट इनकम आपकी ज्यादा आ रही है, तो आपको नेट प्रॉफिट होगा। वो आपका नेट प्रॉफिट कैरी होगा कैपिटल में, तो टू कैपिटल, और यहां पे लिखना है आपको नेट प्रॉफिट। और अगर इसका टोटल आपका ज्यादा आ रहा है, ज्यादा मतलब ग्रॉस लॉस और एक्सपेंसेस का, कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का टोटल अगर ज्यादा आ रहा है, तो डिफरेंस आपका क्रेडिट में बचेगा, तो वो आपका नेट लॉस होगा, तो वो भी आपके कैपिटल में ही ट्रांसफर होगा। अगर आपका नेट प्रॉफिट होगा तो भी वो कैपिटल में जाएगा, और नेट लॉस होगा तो भी वो कैपिटल में जाएगा। बस ये ध्यान रखना है, किसका बैलेंस कहां बच रहा है वो ध्यान रखना है बच्चों। अब इन दोनों में से किसी एक का ही बैलेंस आएगा, या तो आपके बिजनेस में नेट प्रॉफिट आएगा या फिर नेट लॉस आएगा। नेट प्रॉफिट आएगा तो वो हम कैपिटल में जाके ऐड कर देंगे, और नेट लॉस आएगा तो वो आपके बैलेंस शीट में जो आप कैपिटल लिखेंगे उसमें जाके लेस कर देंगे। ये आपका P&L का फॉर्मेट हो गया। इसके बाद बात आती है बच्चों नेक्स्ट, देखिए यहां पर आएगी बच्चों लाइबिलिटीज, यहां पर आएगा आपका अमाउंट, यहां पर एसेट्स, यहां पे अमाउंट। ये हो गई हमारी बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च या जबकि भी है, ठीक है। अब बात आती है कि सर लाइबिलिटीज में और एसेट्स में क्या क्या चीजें लिखनी है। एसेट्स में जो भी आपके एसेट्स है, कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स, बीआर, प्रीपेड लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सर्स, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, बहुत सारी होती है, ठीक है। आपको याद करनी है वो, जैसे कुछ सेलेक्टेड अपन लिख लेते हैं, कैश या बैंक, स्टॉक, डेटर्स, बीआर और लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ऐसे बहुत सारे होते हैं बच्चों, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, डेटर और बीआर को आप ग्रुपिंग में क्या बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल, नॉलेज के लिए ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है सर लाइबिलिटी में क्या आता है, सर कैपिटल। जो भी आपका कैपिटल का अमाउंट आएगा उसमें नेट प्रॉफिट को ऐड करना है, अगर नेट लॉस है तो उसको लेस करना है, ठीक है। अगर एडिशनल कैपिटल है तो ऐड हो जाएगी, अगर आपकी ड्राइंग्स है तो जाके लेस हो जाएगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर ये कैपिटल में ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद आपका जो आइटम आएगा वो आपको यहां लिखना है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद और क्या क्या चीजें आती है, जैसे क्रेडिटर्स हो गए, बीपी हो गया और बैंक लोन हो गया, इस तरीके से ये आइटम आ गए। अब आपको क्या करना है, इनका टोटल करना है। इनका टोटल जब आप करेंगे तो दोनों का जो टोटल आएगा बच्चों वो कैसा होगा, इक्वल। इसका मतलब लाइबिलिटी और असेट्स का जब आप टोटल करेंगे तो जैसे इसका 5 लाख आ रहा है तो इसका भी 5 लाख ही आएगा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए, प्लस कोई बैलेंस नहीं बचेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। ये था तीनों जो हमने इनकम स्टेटमेंट पढ़ा, उसमें ट्रेडिंग P&L और एक बैलेंस शीट, तीनों का फॉर्मेट हमने पढ़ा। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जिससे हमारा बेसिक क्लियर हो जाए। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, देखिए बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट में आपको एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना है, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो वो दोनों जगह लिखेंगे, मतलब यहां पे क्रेडिट में भी आएगा क्लोजिंग स्टॉक और बैलेंस शीट में असेट्स में भी आएगा। लेकिन अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है, ठीक है, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर आ जाता है क्या, क्लोजिंग स्टॉक, तो आपको उसको ट्रेडिंग में नहीं लिखना है, वो सिर्फ बैलेंस शीट में एसेट्स में जाएगा। ये छोटा सा पॉइंट है, ध्यान रखना, सिर्फ किस में जाएगा, एसेट्स में, वो ट्रेडिंग में नहीं है। लेकिन कब, जब ट्रायल बैलेंस के अंदर आता है, ठीक है बच्चों, ये चीज अपन को ध्यान रखनी है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों वो यही है कि अगर आपको फाइनल अकाउंट सीखना है तो सबसे पहले ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट का फॉर्मेट, इजी जो फॉर्मेट है वो आपको लर्न होना चाहिए। उसके बाद आप जो क्वेश्चन ट्राई करेंगे वो छोटे वाले क्वेश्चन ट्राई करना, ठीक है, उसके बाद बड़े क्वेश्चन पे आना।
पहले छोटे वाले क्वेश्चन जैसे सिंगल एक ट्रेडिंग अकाउंट, फिर पी एंड एल, फिर बैलेंस शीट, इससे आपकी ग्रिप बनेगी। तो आज हम आपको एक वन शॉट ही करा रहे हैं बच्चों, जिसमें एक क्वेश्चन हम कराएंगे जिसमें हम ट्रेडिंग, पी एंड एल और बैलेंस शीट तीनों ही बना के बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। और एक बना देते हैं अपन बैलेंस शीट का फॉर्मेट, साथ के साथ बना देते हैं तीनों का, जो थोड़ा सा इजी रहेगा आपके लिए। अब वो कैसे करेंगे अपन देखना बच्चों। आपको जो भी क्वेश्चन दे रहा है ना, ठीक है, जो भी आपको क्वेश्चन देता है उसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जो भी आइटम आपको दे रखा है आप उसको, जैसे तीनों फॉर्मेट मैंने बना दिए, ट्रेडिंग, पी एंड एल और बैलेंस शीट, आपको जब सीक्वेंस में जो जो चीजें आती जा रही है आप उसमें वैल्यू पुट करते चलो। जैसे हम क्वेश्चन ले रहे हैं, from the following we have to trial balance, we have to prepare the trading, P&L and balance sheet for the year ended of 31st March। अब आपको जो जो आइटम दे रखे हैं, जैसे सबसे पहले मुझे दे रखा है डेटर्स 15,000। बच्चों ये अपन बना रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। ये हम बना रहे हैं P&L अकाउंट और ये हम बना रहे हैं बच्चों बैलेंस शीट, ठीक है। अब देखिए, जैसे सबसे पहले डेटर दे रखा है तो मेरे को ऐसा नहीं कि डेटर को स्किप करना है, सबसे पहले मुझे डेटर्स दे रखे हैं 15,000, तो मुझे पता है कि सर डेटर्स कहां आते हैं। ये हो गया आपका लाइबिलिटीज, ये हो गया आपका बच्चों एसेट्स। तो डेटर्स कहां आते हैं सर? डेटर्स आते हैं एसेट्स में, तो मैंने यहां पे लिख दिया डेटर्स आपके 15,000। सेकंड मुझे दे रखा है स्टॉक ओपनिंग, 50,000 का ओपनिंग स्टॉक है, तो मुझे पता है कि ओपनिंग स्टॉक हम कहां लिखते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक, ये भी हो गया। चलो इसके बाद हमें दे रखा है लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख, सॉरी लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग आपकी 1 लाख, ठीक है। इसके बाद मुझे दे रखा है कैश इन हैंड 16,000, असेट्स में जाएगा कैश। इसके बाद दे रखा है बच्चों मुझे कैश एट बैंक 40,000, ये भी असेट्स होता है, कैश एट बैंक, ये भी 40,000 हमने किस में लिख दिया, एसेट्स में लिख दिया। इसके बाद वेजेस, वेजेस कहां आता है सर? वेजेस आता है ट्रेडिंग में, तो हमने यहाँ पे ट्रेडिंग में लिख दिया, लेकिन इससे पहले ऊपर स्पेस छोड़ देना बच्चों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सर वेजेस से ऊपर क्या आएगा, परचेज आएगा। अब जैसे वेजेस है मेरे पास 30,000 की वेजेस आ गई, ठीक है। इसके बाद मुझे दे रखा है BR 20,000, BR किस में आता है सर? एसेट्स में आता है, तो एसेट्स पे आ जाओ। तो यहां पर आ गया बच्चों BR था अपना 20,000। इसके बाद है बच्चों इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप उसको डेबिट कंसीडर करें, ठीक है। अब इंटरेस्ट में आएगा सर P&L में आएगा, तो बेटा ऊपर थोड़ा स्पेस छोड़ देना दोनों जगह, क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि इसमें नेट प्रॉफिट आएगा कि नेट लॉस, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ग्रॉस लॉस आएगा, तो आप जब उसको कैरी करेंगे तो एक एक लाइन का स्पेस छोड़ देना। अब जैसे इंटरेस्ट की बात हो रही है तो मैंने लिख दिया टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है मेरा 2,000। फिर मुझे दे रखा है बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स भी किस में आता है सर? P&L में ही आता है, ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। बैड डेब्ट्स हो गया आपको 5,000 का। फिर आपको दे रखा है रिपेयर, रिपेयर है आपका 3,000, तो रिपेयर भी इसी में आएगा, टू रिपेयर 3,000, ठीक है। इसके बाद आ गया बच्चों फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, फर्नीचर, फर्नीचर का मतलब एसेट्स, तो ये एसेट्स में आ गया फर्नीचर्स। फर्नीचर है आपके पास 15,000 का। फिर है आगे बात डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की जो बात हो रही है बच्चों, डेप्रिसिएशन किस में आता है सर? P&L में आता है, तो हमने लिख दिया टू डेप्रिसिएशन, कितना है 15,000। इसके बाद रेंट, रेंट 8,000, कुछ भी मेंशन नहीं है तो आपको कहां लिखना है सर? डेबिट में ही लिखना है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम डेबिट में लिख देंगे। टू रेंट, ये था हमारा जो आपने रेंट पे किया 8,000, ठीक है। इसके बाद आपको दे रखा है बच्चों सैलरी, सैलरी किस में आएगा? P&L में आएगा, तो आपने लिख दिया टू सैलरी, ये है आपका
सैलरी आपकी 20,000। इसके बाद है आपकी ड्राइंग्स, ड्राइंग से आपकी 20,000। ड्राइंग्स किस में आता है सर? ड्राइंग अगर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट, अगर आपको फॉर्मेट याद है तो उसके अकॉर्डिंग ही सिखा रहा हूं मैं आपको यहाँ पे लिखना है कैपिटल। कैपिटल का अमाउंट अपने पास अभी नहीं आया ना, तो आपने ड्राइंग्स लिख देना। ड्राइंग्स आपकी है कितने की? 20,000, ये लेस होगी। इसके बाद परचेज 1 लाख है। अब परचेज कहाँ आएगा सर? परचेज तो उसमें आएगा आपका ट्रेडिंग में। तो ट्रेडिंग में हमने यहाँ पे जगह छोड़ी रखी थी, तो हमने लिख दिया टू परचेज। तो परचेज है हमारे पास 1 लाख, तो हमने 1 लाख की परचेज लिख दी। वी डोंट हैव परचेज रिटर्न, तो हमने डायरेक्ट अमाउंट इसमें ही लिखा है, ठीक है। उसके बाद है ऑफिस एक्सपेंसेस 25,000। ऑफिस एक्सपेंसेस किस में आएगा सर? पी एंड एल में आएगा। ऑफिस एक्सपेंसेस 25,000, ये भी इसमें आ गया। इसके बाद है बच्चों प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी किस में आएगा सर? बैलेंस शीट में जाता है, एसेट्स में। प्लांट एंड मशीनरी ये आपकी आ गई 25,000। इसके बाद है कैपिटल 2,50,000। कैपिटल कहाँ आएगा सर? कैपिटल यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आप कैपिटल लिख दीजिए 2,50,000, ठीक है। इसके बाद है इंटरेस्ट रिसीव 6,000 का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। इंटरेस्ट रिसीव कहाँ आएगा सर? पी एंड एल के क्रेडिट में आएगा, बाय इंटरेस्ट रिसीव 6,000, ये भी लिख दिया आपने। इसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आपके कहाँ आएंगे सर? क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में ही आएंगे, तो आपने यहाँ पर लिख दिया क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स है मेरे पास 70,000 का। इसके बाद सेल्स 1,70,000 की सेल्स है। सेल्स किस में आता है सर? सेल्स आता है ट्रेडिंग में, तो हमने यहाँ लिख दिया बाय सेल्स 1,70,000। बच्चों में डायरेक्ट इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पर मेरे पास सेल्स रिटर्न नहीं है। अगर सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न होता है तो ये अमाउंट यहाँ के लेस होने के बाद लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद बिल्स पेबल 40,000। बीपी आपका किस में आएगा सर? बीपी हमारी लाइबिलिटी होती है, तो ये आपका यहाँ आ जाएगा बीपी 40,000। इसके बाद सर खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ये हमने पहले आपको क्या करना है, तीनों फॉर्मेट बनाने, ट्रेडिंग, पी&एल और बैलेंस शीट। उसके बाद जो भी सीक्वेंस दे रखा है आप फटाफट उसमें वैल्यू रखते जाओ। लास्ट में आपको टोटल और बैलेंस करने का ही काम रह जाएगा, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 1 लाख, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर है। तो सर क्लोजिंग स्टॉक को हम दो जगह लिखते हैं। एक तो हमने लिख दिया बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये है आपका 1 लाख का, लिख दिया। और एक कहाँ आएगा? एक सर हमारे लिए स्टॉक एसेट्स हैं, तो हमने यहाँ पे भी लिखना है। चलिए ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब जिन बच्चों की मैथ बहुत अच्छी है, जिनकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, प्लस माइनस जिनको बहुत अच्छे से, तो उनके लिए क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। अब आपको बस इसका टोटल और बैलेंस करके कैरी करना है और कुछ भी नहीं करना है। देखिए बच्चों, ठीक है। अब इसमें जैसे हम इसका टोटल करते हैं, अब जैसे इसका टोटल करते हैं, अब इसका टोटल देखिए कहां पे ज्यादा आ रहा है सर? इसका टोटल आ रहा है क्रेडिट में। क्रेडिट में इसका टोटल आ रहा है 2,70,000। डेबिट में भी कितना आना चाहिए? 2,70,000। तो आपका जो डिफरेंस बच रहा है, डिफरेंस के लिए आप क्या करेंगे? 2,70,000 में से 50, 1 लाख और 30,000 तीनों को माइनस कर देंगे, तो आपके पास जो डिफरेंस बचेगा वो है बच्चों 90,000। 90,000 का जो डिफरेंस बच रहा है ट्रेडिंग में जो बचता है उसको हम किस में कैरी करते हैं? पी&एल में। और ये आपके लिए क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट ट्रेडिंग के बाद हम क्या बना रहे हैं? पी&एल। अब यहाँ पे कहाँ है? डेबिट में, तो कैरी कहाँ होगा? क्रेडिट में। तो आपको लिखना है बाय, ट्रेडिंग में क्या लिखा है? पी&एल, तो पी&एल में क्या लिखेंगे? बाय ट्रेडिंग। कितना है? 90,000। चलिए बढ़ते हैं आगे, ट्रेडिंग का काम हो गया। अब पी&एल पे आते हैं। अब बच्चों इसका भी आपको टोटल करना है। टोटल करके देखना है कि किसका ज्यादा आ रहा है। जैसे इसका टोटल आपको दिख रहा है, ठीक है, टैली कर लो 96,000। अब इसका टोटल 96 तो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब टोटल जो ज्यादा है वो वहीं आएगा। तो 96,000 का आपका ये टोटल हो गया। यही आपको टोटल यहाँ लिखना है 96,000। अब 96 में से 1 2 3 4 5 6 7 इन सबको ऐड करके रफ में और लेस करना है। लेस करने के बाद आपके पास जो अमाउंट बचेगा दैट इज 23,000। तो ये पी&एल में क्या बचेगा? नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कैरी कहाँ होता है? कैपिटल में।
तो ये आपने लिखा टू कैपिटल नेट प्रॉफिट 23,000। ठीक है बच्चों, ये आपका आ गया नेट प्रॉफिट। इसके बाद लास्ट हमारा छोटा सा काम बचता है। छोटा सा काम कौन सा है बच्चों? ये हमारी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट का टोटल हमारा इक्वल ही आना चाहिए। अब इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले कैपिटल में आपने 2,50,000 लिखा। ड्राइंग जो है वो तो लेस हो गई, सॉरी ड्राइंग तो लेस हो गई, और एक नेट प्रॉफिट बचा था। नेट प्रॉफिट कितना आया था अभी आपके पास? 23, वो ऐड हो जाएगा। अब आपको 2,50,000 में 20,000 लेस करना है और 23 ऐड करना है। तो 2,50,000 माइनस 20 कितना हुआ? 2,30,000। 2,30,000 में 23 ऐड कर दो, 2,53,000। अब दोनों का टोटल करिए। टोटल देखिए 2,53,000, 70 और 40, 2,53,000, 70 और 40, ये हो गया हमारे पास 3,63,000। ये आपका टोटल आ गया बच्चों लाइबिलिटीज का। अब असेट्स में भी आपका यही आना चाहिए टोटल। अब आपने इसका टोटल किया 15, 1,16,000, 40, इन सबका टोटल आपका ये भी आपका सेम आ रहा है 3,63,000। ठीक है बच्चों, तो बैलेंस शीट का टोटल इक्वल आ गया। इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन था, जो हमने जो निकाला है नॉट ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट, वो बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है। बस बच्चों आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, आपको सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहले आपको तीनों के फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट बना के जो आपको क्वेश्चन दे रखा है और अदर इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, आप इन इंफॉर्मेशन को इस तीनों फॉर्मेट में बारी बारी से पुट करते रहे। उसके बाद लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट जो बचेगा वो आपको पता है ट्रेडिंग की क्रेडिट में आएगा और बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा। इसके बाद आपका जो थर्ड स्टेप रहता है, ये सेकंड हो गया। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है? थर्ड स्टेप में सिर्फ आपके लिए क्या बचेगा बच्चों? कैलकुलेशन। तो ये आपका टाइम कंज्यूम कम करेगी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करके देखना बच्चों। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं ऐसे ही और नए वीडियोस के लिए, बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल द बेस्ट।